हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। लास्ट लेक्चर पे स्टूडेंट्स मैंने आपको संकुलों के रंग या कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करी थी और उसमें मैंने आपको डीडी संक्रमण के बारे में बताया था। डीडी संक्रमण जिसको अपन डीडी ट्रांजिशन बोलते हैं। और मैंने आपको एक बार रिवाइज करके बता दूं, D1 से लेकर D9 तक विन्यास वाले जितने भी संकुल हैं वो तो डीडी संक्रमण दर्शाते हैं और रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। लेकिन D0 और D10 वाले उनमें डीडी ट्रांजिशन नहीं होता, तो वो कलरलेस होते हैं, D0 और D10 वाले। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे यौगिक हैं जिनमें D में इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी वो कलर शो करते हैं। तो अपन एक वर्ड यूज करते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, हिंदी में आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा, जिसके कारण कलर आता है और वो डीडी ट्रांजिशन से थोड़ा डिफरेंट है। तो ये आज अपन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, वो है हमारे पास आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा, इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ये हमारे पास लिगेंड से मेटल की तरफ भी होता है, LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। लेकिन जो अपने काम आएगा वो है LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, मतलब लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉनों को मेटल की तरफ ट्रांसफर करेगा। तो आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा में जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको अपन डिस्कस करेंगे वो है LMCT। LMCT इंग्लिश में बोलते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इसके एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल है इसका KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट या परमैंगनेट आयन। इसमें हमारे पास पर्पल कलर का होता है, ये पर्पल कलर का होता है। जबकि अपन देखें तो मैंगनीज पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +7। KMnO4 में मैंगनीज पे ऑक्सीकरण संख्या +7। मैंगनीज का परमाणु क्रमांक 25। मैंगनीज क्या होता है? 3d5 4s2। अगर ऑक्सीकरण संख्या KMnO4 में +7 है तो ऑफ कोर्स 7 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और अगर 7 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो S से निकल गए, 5 इलेक्ट्रॉन D से निकल गए। मतलब अगर Mn +7 है तो फिर ये D0 पर आ गया। तो D0 का मतलब DD ट्रांजिशन तो शो करेगा नहीं, DD संक्रमण तो शो करेगा नहीं। तो फिर इसका पर्पल कलर कैसे आ रहा है? कोई ना कोई कारण होगा कि D0 है, D में इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी कलर शो कर रहा है, वो भी अपन देखते हैं। ऐसे ही अगर अपन देखें तो मेरे पास अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट है, K2Cr2O7, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में अगर अपन देखें तो क्रोमियम पे ऑक्सीकरण संख्या हमारे पास +6 है। अब अगर क्रोमियम पे ऑक्सीकरण संख्या +6 है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर होता है नारंगी, ऑरेंज, एक ही बात है।
ऑरेंज, नारंगी रंग है। और वैसे अपन देखें तो क्रोमियम होता है परमाणु क्रमांक 24, क्रोमियम होता है 3d5 4s1, और अगर क्रोमियम 3d5 4s1 है और क्रोमियम पे ऑक्सीकरण संख्या पोटेशियम डाइक्रोमेट में +6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक तो S से और 5 D से। मैं वापस कहां पर आ गया, मैं D0 विन्यास पर आ गया। तो अगर D0 विन्यास है तो इसका मतलब मान के चलो उन कॉम्प्लेक्सेस या उन यौगिकों में हमारे पास DD संक्रमण तो होगा नहीं, तो कलर DD संक्रमण से तो आने से रहा, लेकिन फिर भी ये कलर शो कर रहा है। पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का है, पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारे पास नारंगी रंग का या ऑरेंज कलर का है। इसी प्रकार अगर अपन बात करें तो हमारे पास अगर बात करें तो हमारे पास क्रोमेट आयन है CrO4 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं क्रोमेट आयन, इसको बोलते हैं क्रोमेट आयन। और अगर क्रोमेट आयन है तो क्रोमेट आयन में क्रोमियम पे ऑक्सीकरण संख्या +6, +6। क्रोमेट आयन कौन से कलर का होता है, येलो कलर का, पीले रंग का। येलो कलर का, पीले रंग का। अब अगर अपन देखें तो वापस से जो क्रोमियम है वो +6 में, और अगर +6 में है तो बताने की जरूरत नहीं है। +6 का मतलब क्रोमियम 3d5 4s1, +6 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन S से निकल गया, 5 D से निकल गए, तो मैं वापस D0 विन्यास पर आ गया। तो D0 विन्यास है तो DD संक्रमण तो होगा नहीं। तो अगर अपन देखें तो यहां पर KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमेट आयन, ये सभी कलर शो कर रहे हैं, रंगीन है। पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर है, क्रोमेट आयन का येलो कलर है, जबकि ये सभी किस पर हैं, ये सभी हमारे पास D0 विन्यास पर हैं। D में इनमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अगर D में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मान के चलो इनमें DD ट्रांजिशन तो होगा नहीं। तो अब इनमें कलर किसके कारण है, इनमें कलर है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड से मेटल की ओर चार्ज का या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। वो कैसे होगा, अगर आप देखो तो मैंगनीज पे ऑक्सीकरण संख्या +7 है, क्रोमियम पे ऑक्सीकरण संख्या +6 है, यहां पर क्रोमियम पे ऑक्सीकरण संख्या +6 है। तो धातु आयन पे ऑक्सीकरण संख्या सर्वाधिक है तो उसकी ध्रुवण क्षमता अधिक है। अपन केमिकल बॉन्डिंग में फायान का नियम पढ़ते हैं, फजांस रूल, और फजांस रूल में अपन एक बात पढ़ते हैं क्या, कि अगर धातु आयन पर धनावेश का घनत्व तो बहुत अधिक होगा तो उसकी ध्रुवण क्षमता बहुत अधिक होगी। एक वर्ड अपन यूज करते हैं फाई, इसको अपन बोलते हैं आयनिक विभव, आयनिक विभव। इंग्लिश में आयोनिक पोटेंशियल, ये होता है चार्ज बाई रेडियस रेशो, आवेश अपॉन त्रिज्या, आवेश चार्ज बाई रेडियस, त्रिज्या कौन सी, आयनिक त्रिज्या। ये थोड़ा सा पार्ट केमिकल बॉन्डिंग का है। अब जितना ज्यादा आवेश होगा और त्रिज्या जितनी कम होगी, त्रिज्या तो कम हो, साइज तो छोटा हो और आवेश अधिक हो, तो अगर आवेश अधिक होगा और त्रिज्या कम होगी तो आवेश अगर ज्यादा है और त्रिज्या कम है तो एक पर्टिकुलर कैटायन या एक धनायन की ध्रुवण क्षमता बहुत अधिक होगी। क्यों, उस पर धनात्मक आवेश का घनत्व तो बहुत अधिक है, और धनात्मक आवेश का घनत्व अगर मेटल आयन पर बहुत ज़्यादा है,
अगर कोई मेटल आयन है उस पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, धनात्मक आवेश का घनत्व तो बहुत अधिक है, तो वो क्या करेगा, वो जो लिगेंड है उसके इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। हिंदी में कहते हैं ध्रुवित करेगा, खींचेगा। हिंदी में कहते हैं ध्रुवित करेगा, ध्रुवित का मतलब अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर क्या है, कंडीशन क्या है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की, कि मेटल पर धनावेश बहुत अधिक है। तो धनात्मक आवेश का अगर घनत्व तो अधिक होगा तो मेटल आयन के लिए फाई की वैल्यू बहुत अधिक होगी। जैसे मेरे पास पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4, तो KMnO4 में जो मैंगनीज है वो अगर +7 में, तो अगर +7 में तो उसके लिए उसकी ध्रुवण क्षमता बहुत अधिक है। अब अगर ध्रुवण क्षमता बहुत अधिक है तो जो लिगेंड है वो हमारे पास ऑक्सीजन है, तो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। और जब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा तो होगा क्या, जो ऑक्सीजन पर चार्ज हमारे पास -2 या 2- था, क्योंकि ऑक्सीजन पर अपन जानते हैं चार्ज, वैसे ऑक्सीजन पर अपन चार्ज कितना रखते हैं, -2 रखते हैं। तो ऑक्सीजन O2 नेगेटिव से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगी, O नेगेटिव में। और ये तो इलेक्ट्रॉन का त्याग, माइनस इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो O2 नेगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, खुद तो किस में ऑक्सीकृत हो गई, O नेगेटिव में, और अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, Mn+7 को। और Mn+7 को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, Mn+6 में। तो लिगेंड कौन, ऑक्सीजन, और उसने इलेक्ट्रॉन का या चार्ज का ट्रांसफर किसको किया, मेटल को। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होता है लिगेंड से मेटल की तरफ, ये मोमेंटरली शिफ्ट होता है। मोमेंटरली मतलब बहुत कम टाइम के लिए, मतलब मेटल ने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, ध्रुवित किया, और ये जो लिगेंड से मेटल की ओर इलेक्ट्रॉन का या चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, ये दृश्य प्रकाश में दिखाई पड़ता है, मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम में दिखाई पड़ता है। और दिखाई पड़ेगा तो ये बहुत थोड़ी देर के लिए दिखाई पड़ता है, मोमेंटरली शिफ्ट होता है ये इलेक्ट्रॉन का। और अगर मोमेंटरली शिफ्ट होता है तो अपन बोलते हैं ये थोड़ी देर के लिए जब होगा, तो वो जब ध्रुवण होगा, मेटल लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो ये बहुत कम टाइम के लिए होता है। लेकिन वो जो ट्रांजिशन हो रहा है या वो जो संक्रमण हो रहा है लिगेंड से मेटल की तरफ, वो अपने को क्योंकि विजिबल लाइट में दिखाई देता है, तो जो कलर आता है वो डी संक्रमण के कारण नहीं, बल्कि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के कारण आता है। तो इसको अपन लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर बोलते हैं। तो इसके लिए एक कंडीशन तो क्या है, मेटल पर ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होनी चाहिए। हाईएस्ट होने से उसकी ध्रुवण क्षमता अधिक होगी। ध्रुवण क्षमता मतलब वो लिगेंडों के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। और दूसरी बात, जो लिगेंड से मेटल की ओर ट्रांसफर होगा ये थोड़ी देर के लिए होता है, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं होता। लेकिन जब भी ये लिगेंड से मेटल की ओर इलेक्ट्रॉन का या चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि ये विजिबल स्पेक्ट्रम में होता है, तो फिर ये अपने को जो यौगिक है वो क्या है, कलर शो करता है। तो अपने को 3 एग्जाम्पल याद रखने, एक तो KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट और एक क्रोमेट आयन। 3 तो ये एग्जाम्पल हो गए। एक एग्जाम्पल और इंपॉर्टेंट है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर का। आपने ब्राउन रिंग टेस्ट का नाम सुना होगा, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के लिए यूज करते हैं अपन। ब्राउन रिंग टेस्ट हिंदी में बोलते हैं छल्ला परीक्षण। तो वो उसमें भी जो ब्राउन कलर आता है, भूरा रंग आता है, वो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के कारण आता है, जिसमें NO अपना चार्ज आयरन को ट्रांसफर करता है। तो वो कौन सा एग्जाम्पल है वो अपन देखते हैं। तो एक तो 3 एग्जाम्पल आप लोग याद रखो ये वाले, एक तो KMnO4, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक क्रोमेट आयन। इन तीनों में जो कलर होगा वो किसके कारण होगा,
लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT बोलते हैं इसको। इसको आप इंग्लिश में याद रखो, क्योंकि कुछ टर्म हिंदी की बजाय इंग्लिश में याद रखोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसको अपन बोलते हैं कि भाई जो कलर है वो किसके कारण है, वो है हमारे पास LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के कारण। उसके बाद अपन एक एग्जाम्पल और देखते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर का। एक फेमस एग्जाम्पल और देखते हैं किसका, LMCT का, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। और वो आप सभी जानते हैं, एक आपने कॉम्प्लेक्स देखा होगा FeH2O5, NO पर चार्ज पॉजिटिव है, SO4। ये एक ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स होता है, भूरे रंग का संकुल, ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स। भूरे रंग का संकुल है, ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स है। इसमें जो भूरा रंग आया ये किसमें बनता है, ऐसे बता देता हूं, ये बनता है ब्राउन रिंग टेस्ट में। अब ये ब्राउन रिंग टेस्ट क्या, अभी आगे बात करेंगे। इसको मैं नाइट्रोजन फैमिली में भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उपसर्ग संयोजक यौगिक के बाद मैं अगला जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं वो वापस पी ब्लॉक है। लेकिन पी ब्लॉक में पहले मैं 12th का पार्ट पढ़ाऊंगा, मतलब नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, हेलोजन परिवार और अक्रिय गैसें। और उसमें नाइट्रोजन परिवार में NCERT में दे रखा है एक टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट। क्या होता है मैं आपको पूरा ढंग से एक्सप्लेन करूंगा पी ब्लॉक में। अभी याद रखो, कोई टेस्ट होता है उसको अपन बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स NO2 नेगेटिव और नाइट्रेट्स NO3 नेगेटिव दोनों के लिए होता है। अब ब्राउन रिंग, ये जो ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो लिगेंड है बेसिकली वो कौन था, NO। लेकिन उसने क्या किया, अपना चार्ज ट्रांसफर कर दिया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया यहां पर NO पॉजिटिव में। अब यहां पर NO पॉजिटिव में ये अपने आप क्यों गया, क्योंकि थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग में जाऊंगा। बंध क्रम, बॉन्ड ऑर्डर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत से अगर अपन देखें तो NO का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5 और NO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। और अपन जानते हैं स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, स्थायित्व समानुपाती होता है बंध क्रम के। तो अगर बंध क्रम बढ़ेगा तो डेफिनेटली NO पॉजिटिव में जाने की टेंडेंसी होगी, क्योंकि NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, NO का बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 2.5 है और NO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर बंध क्रम हमारे पास 3 है। तो अगर बंध क्रम बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। और इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो NO खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, NO पॉजिटिव में, और बंध क्रम 2.5 से 3 में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर अगर अपन देखें तो हुआ क्या, अगर अपन NO पर चार्ज जीरो माने, अगर अपन NO पर चार्ज कितना माने, जीरो माने, कि अपन तो जीरो मानते हैं, तो जब अपन NO पर चार्ज जीरो माने तो आयरन पे ऑक्सीकरण संख्या हमारे पास +2 आएगी। कब, जब अपन NO पर चार्ज जीरो माने। अगर अपन आयरन पे ऑक्सीकरण संख्या X मान लें तो X + 5 × 0, वाटर तो उदासीन है, प्लस NO पे भी अपन ने चार्ज जीरो माना, सल्फेट पर चार्ज कितना, -2, तो समन्वय गोलक पर चार्ज कितना आ गया, +2, क्योंकि जितना ऋणायन पर चार्ज उतना इक्वल एंड अपोजिट चार्ज धनायन पर, तो इजिकल टू +2।
तो इसका मतलब वैसे तो आयरन पे ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2 होनी चाहिए, लेकिन जैसे इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया और ये NO से किस में ऑक्सीडाइज हो गया, NO पॉजिटिव में। तो जब NO पॉजिटिव में ये ऑक्सीडाइज हो गया तो ये क्या करेगा, जो आयरन जो वैसे +2 ऑक्सीकरण अवस्था में था उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन देगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+1 में। तो ये फेमस क्वेश्चन है, जेईई एडवांस में भी आ चुका है कि जो ब्राउन रिंग टेस्ट में जो कॉम्प्लेक्स बनता है, उस ब्राउन रिंग टेस्ट में आयरन पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो आयरन पर हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीकरण संख्या +2 नहीं होगी, बल्कि कितनी होगी, +1। क्यों, क्योंकि NO हमारे पास 0 में ना होकर बल्कि +1 में है। और इसका IUPAC नेम क्या है स्टूडेंट्स, इसका IUPAC नेम है पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन 1 सल्फेट। इसका IUPAC नेम मैं लिखता हूं, इसका IUPAC नेम भी पूछते हैं, पेंटा एक्वा नाइट। NO पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, NO पॉजिटिव को नाइट्रोसोनियम भी बोलते हैं, या नाइट्रोसाइलियम। तो NO पॉजिटिव को चाहे आप नाइट्रोसोनियम बोलो, चाहे आपको इसको नाइट्रोसाइलियम बोलो, एक ही बात है। तो पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन 1 सल्फेट। पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन 1 सल्फेट, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका IUPAC नेम हो गया। दूसरी बात, इस कॉम्प्लेक्स में आयरन के रेस्पेक्ट में संकरण होता है sp3d2, ये होता है बाह्यतम कक्षक संकुल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसकी प्रकृति कैसी होती है स्टूडेंट्स, इसका मैग्नेटिक नेचर होता है अनुचुंबकीय। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 होते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3। कैसे, बताता हूं। तो अगर अपन देखें तो इसमें लिगेंड कौन है, NO, वो किस में ऑक्सीडाइज हो गया, NO पॉजिटिव में, और Fe+2 को इलेक्ट्रॉन देकर किस में अपचयित कर दिया, Fe+1 में। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण अपचयन कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। तो जो NO है वो तो ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीकृत हो गया NO पॉजिटिव में, और Fe+2 को एक इलेक्ट्रॉन देकर उसे किस में अपचयित कर दिया, Fe+1 में। तो इसका IUPAC नेम है पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसाइलियम आयरन 1 सल्फेट। और ये कौन सा कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स, भूरे रंग का संकुल, ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स, भूरे रंग का संकुल होता है। अब अगर अपन देखें तो जो आयरन +2 में था, आयरन अपन सभी जानते हैं, आयरन होता है 3d6,4s2, परमाणु क्रमांक 26। आयरन की बात करें, आयरन का परमाणु क्रमांक 26, आयरन होता है 3d6,4s2, आयरन होता है 3d6, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये Fe
अगर हमारे पास +2 में है, मैं सीधा +2 में मान लूं, तो अगर Fe +2 में है तो S से तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो S खाली हो गया, ये 4S खाली हो गया, 4p खाली पड़ा है ही सही, और 4d भी खाली पड़ा हुआ है। अब अगर अपन देखें तो Fe+2 में था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन NO ने अपना उसको दे दिया, तो जो एक इलेक्ट्रॉन NO का था, NO का, वो एक इलेक्ट्रॉन जाकर किसके साथ जाकर पेयर हो गया, ये NO का एक इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं डॉटेड लाइन से और ब्लू पेन से बता रहा हूं, ये NO ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया आयरन को, तो ये इसके साथ पेयर हो गया, और पेयर हो गया तो Fe+2 एक इलेक्ट्रॉन खाके रिड्यूस हो गया Fe+1 में। अब इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 3। वाटर भी वीक लिगेंड है और NO पॉजिटिव भी वीक लिगेंड है, तो हमारे पास संकरण होता है sp3d2। संकरण होता है sp3d2, बनता है बाह्यतम कक्षक संकुल, इंग्लिश में बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के कारण, इन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के कारण इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या आएगा, चुंबकीय आघूर्ण होता है √n+2, n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3, तो 3 + 2, तो ये कितना हो गया, √15 बोहर मैग्नेटॉन। ये जे एडवांस में पूछा गया था कि जो ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स है उसकी नेचर कैसी है, अनुचुंबकी, पैरामैग्नेटिक, और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3, और ये बाह्यतम कक्षक संकुल है, संकरण है sp3d2, और इसकी प्रकृति कैसी है, अनुचुंबकी। अपने को सबसे ज़्यादा जो काम आएगा वो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ही काम आएगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर का, लेकिन वो लेस इंपॉर्टेंट है और वो सॉल्ट एनालिसिस में काम आता है। तो अब अपन सेकंड देखेंगे मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, देखिएगा आप लोग। अब अपन स्टूडेंट्स बात करते हैं मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की। ये अभी अपन ने जितने भी एग्जाम्पल देखे वो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के थे। मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर कम काम आता है, लेकिन फिर भी उसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इसको बोलते हैं अपन MMCT। MMCT मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, धातु से धातु की तरफ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर। इसमें फेमस एग्जांपल होता है प्रूशियन ब्लू और टर्नबुल ब्लू, Fe4 FeCN6(3), इसको अपन बोलते हैं प्रूशियन ब्लू। प्रूशियन ब्लू का मतलब इंटेंस ब्लू, गहरा नीला, जैसे इंक होती है अपनी, इंक पॉट के अंदर जो इंक होती है, इंटेंस ब्लू, डार्क ब्लू, डार्क ब्लू। कॉमन नेम है इसका प्रूशियन ब्लू, डार्क ब्लू होता है। इसका कॉमन नेम है फेरी फेरोसाइनाइड। बाहर वाले आयरन पे ऑक्सीकरण संख्या +3 है, अंदर वाले आयरन पे ऑक्सीकरण संख्या +2 है, तो इसका कॉमन नेम है फेरी फेरोसाइनाइड। फेरी का मतलब +3, फेरो का मतलब +2, तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो कॉमन नेम है हमारे पास फेरी फेरोसाइनाइड। ये इसका कॉमन नेम है, IUPAC नेम नहीं है। IUPAC नेम तो है आयरन 3 हेक्सासाइनिडो फेरेट सेकेंड,
इसका आईयूपीएसी नेम है आयरन 3, आयरन 3, आयरन पे बाहर वाले पर ऑक्सीकरण संख्या 3, तो आयरन 3 हेक्सासाइनिडो या हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड, ये आईयूपीएसी नेम है इसका, प्रूशियन ब्लू का, ये प्रूशियन ब्लू का आईयूपीएसी नेम है। आयरन 3 आयरन है, आयरन, क्योंकि कैटायन के रूप में, धनायन के रूप में भी आयरन है, तो आयरन 3 हेक्सासाइनिडो फेरेट सेकेंड, ये आईयूपीएसी नेम है। कॉमन नेम है फेरी फेरोसाइनाइड। अब ये क्या होता है, ये एक्वस मीडियम में, जलीय माध्यम में Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है, Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये पार्शियल रिडॉक्स होता है। और अगर पार्शियल रिडॉक्स होगा तो क्या होगा, अब बाहर वाला जो आयरन है इस बाहर वाले पर ऑक्सीकरण संख्या हो गई +2 और अंदर वाले पर हो गई +3, मतलब आयरन क्या हो रहा है, Fe+2 ऑक्सीडाइज हो रहा है Fe+3 में, और Fe+3 किस में रिड्यूस हो रहा है, Fe+2 में। तो यह इसको अपन बोलते हैं फेरोफेरीसाइनाइड, कॉमन नेम, या इसको अपन बोलते हैं टर्नबुल ब्लू, टर्नबुल ब्लू, इसको बोलते हैं अपन फेरोफेरीसाइनाइड, फेरोफेरीसाइनाइड या टर्नबुल ब्लू। टर्नबुल ब्लू का मतलब लाइट ब्लू, लाइट ब्लू कलर होता है इसका, स्काई ब्लू, जैसे आसमान का कलर होता है स्काई ब्लू। तो मेटल से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है, Fe+2 ऑक्सीडाइज हो रहा है Fe+3 में, और Fe+3 इलेक्ट्रॉन खा के किस में रिड्यूस हो रहा है, Fe+2 में। तो मेटल और मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, Fe+2 D6 है और Fe+3 D5 है। तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो मेटल और मेटल के बीच में ही हो रहा है, Fe+2 Fe+3 में ऑक्सीडाइज हो गया और Fe+3 Fe+2 में रिड्यूस हो गया, अपचयित हो गया। तो कई बार बाहर वाले आयरन पे +3 अंदर वाले पे +2, कई बार बाहर वाले आयरन पे +2 और अंदर वाले पे +3। ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं, एक्वस मीडियम में, जलीय माध्यम में साम्य में रहते हैं, ड्यू टू पार्शियल रिडॉक्स रिएक्शन, ड्यू टू पार्शियल रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन Fe+2 एंड Fe+3। Fe+2 और Fe+3 में पार्शियल रिडॉक्स रिएक्शन होता है, तो मेटल से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और क्योंकि मेटल से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, MMCT बोलते हैं। इसको अपन प्रूशियन ब्लू बोलते हैं, कॉमन नेम है फेरी फेरोसाइनाइड, डार्क ब्लू होता है। यह है टर्नबुल ब्लू, कॉमन नेम है फेरोफेरीसाइनाइड, ये लाइट ब्लू होता है। तो ये दोनों कंपाउंड हैं तो एक ही, दोनों कंपाउंड हैं तो एक ही, लेकिन ये एक्वस मीडियम में आपस में पार्शियल रिडॉक्स के कारण इंटर कन्वर्टिबल है। इंटर कन्वर्टिबल मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा उसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो एक दूसरे के अंदर जब कन्वर्ट हो रहे हैं तो अलग अलग कलर आएगा। इसमें कलर डार्क ब्लू आ रहा है, कॉमन नेम है प्रूशियन ब्लू, कॉमन नेम है प्रूशियन ब्लू, या इसको अपन फेरी फेरोसाइनाइड बोलते हैं, इसको अपन टर्नबुल ब्लू बोलते हैं, या इसको अपन फेरोफेरीसाइनाइड बोलते हैं। ये एग्जाम्पल हमारे पास किसके, MMCT के। ये कम यूज होता है, अपने को ज़्यादा यूज जो होगा वो है LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये अपन ने कलर के बारे में पढ़ा स्टूडेंट्स। अब अपन पढ़ते हैं उपसह संयोजक यौगिकों में समावयवता, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो एक नया टॉपिक ऑल टुगेदर स्टार्ट करते हैं, उपसह संयोजक यौगिकों में समावयवता, इंग्लिश में आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये तो कलर के बारे में अपन ने पढ़ लिया।
अपन ने कलर के बारे में पढ़ा। अब अपन बात करते हैं क्या, उपसर्ग संयोजक यौगिकों में समावयवता। उपसर्ग संयोजक यौगिकों में समावयवता। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उपसर्ग संयोजक यौगिकों में समावयवता को अपन दो में डिवाइड करते हैं, एक तो संरचनात्मक समावयवता और एक त्रिविम समावयवता। एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक समावयवता, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और सेकंड है त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता को इंग्लिश में बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयवता, इंग्लिश में स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आगे चल के संरचनात्मक समावयवता तो स्टार्ट करेंगे सही, आगे चल के त्रिविम समावयवता को अपन दो में डिवाइड करेंगे, एक तो ज्यामितीय समावयवता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक प्रकाशीय समावयवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसकी अपन बाद में बात करेंगे। पहले अपन सबसे पहले किसकी बात करें, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या संरचनात्मक समावयवता, इसकी अपन बात कर लें। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या संरचनात्मक समावयवता। अब संरचनात्मक समावयवता की अगर अपन बात करें या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अपन बात करें तो अपन कहते हैं इसमें अणु सूत्र तो समान रहता है लेकिन संरचनात्मक सूत्र बदल जाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, अणु सूत्र तो हमारे पास समान रहेगा। इसमें अणु सूत्र तो समान रहेगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचनात्मक सूत्र भिन्न होगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचनात्मक सूत्र वो डिफरेंट होगा, वो डिफरेंट होगा। अभी सब समझा रहा हूं। जैसे ऑर्गेनिक में अपन पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक में हमारे पास एक कंपाउंड है C2H6O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O। इससे अपन क्या बना सकते हैं, इथाइल एल्कोहल भी बना सकते हैं और डाई मिथाइल ईथर भी बना सकते हैं। इथाइल एल्कोहल C2H5OH और डाई इथाइल ईथर CH3OCH3। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C2H6O, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है। तो संरचनात्मक समावयवता में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणु सूत्र तो समान रहेगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा। संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होगा। संरचनात्मक समावयवता को अपन अलग अलग केसेस में पढ़ते हैं, डिफरेंट। एक तो इसको अपन बोलते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं, इसमें ए तो होता है आयनन समावयवता, आयनन समावयवता, समावयवता इंग्लिश में बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनन समावयवता इंग्लिश में बोलते हैं आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एक तो होती है संरचनात्मक समावयवता में आयनन समावयवता, एक होती है बंधन समावयवता, लिंकेज आइसोमेरिज्म।
बंधन समावयवता, इंग्लिश में लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। एक होती है हमारे पास हाइड्रेट समावयवता, हाइड्रेट समावयवता, इंग्लिश में हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। एक होती है हमारे पास डी, उपसर संयोजक समावयवता, उपसर संयोजक, उपसर संयोजक समावयवता, इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये चारों अपने एनसीईआरटी में दे रखी है। दो और होती है, एक तो उपसर संयोजक स्थिति समावयवता, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, पढ़ाऊंगा लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं है, बता दूंगा। और एक होती है बहुलकीकरण, बहुलकीकरण समावयवता, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। वो दोनों अपने एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो अपने चार ये हैं एनसीईआरटी में: आयनन समावयवता, बंधन समावयवता, हाइड्रेट समावयवता और उपसर संयोजक समावयवता। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर ए को, आयनन समावयवता। आयनन समावयवता, इंग्लिश में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसको अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो अगर अपन आयनन समावयवता की बात करते हैं, इंग्लिश में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इंग्लिश में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म या आयनन समावयवता। नाम ही बता रहा है आयनित होने की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होगी। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन जलीय माध्यम में भिन्न भिन्न आयन देगा। मेरे पास एक यौगिक है CO NH35 Br SO4 तथा एक यौगिक है अपने पास CO NH35 SO4 Br। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अणुसूत्र दोनों का समान है। एक कोबाल्ट, यहां पर भी एक कोबाल्ट, 5 अमोनिया, यहां पर भी 5 अमोनिया, एक सल्फेट, यहां पर भी एक सल्फेट, यहां पर एक ब्रोमीन, यहां पर भी एक ब्रोमीन। तो दोनों का अणुसूत्र समान है, लेकिन ये आयनित होकर सल्फेट आयन दे रहा है और ये आयनित होकर ब्रोमाइड आयन दे रहा है। अब होगा क्या, अपन देखें तो अगर अपन देखें तो दोनों में कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण संख्या +3 है। यहां पर भी इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण संख्या +3 है, इस कॉम्प्लेक्स में भी कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण संख्या +3 है। अब अपन जानते हैं कोबाल्ट अगर +3 में हो तो उसकी समन्वय संख्या फिक्स रहती है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या 6 होता है। अब मैंने कोबाल्ट को लिया, अमोनिया को लिया, ब्रोमीन को लिया और सल्फेट को लिया, सबको आपस में मिला दिया। तो हो सकता है एक पॉसिबिलिटी ये हो कि कोबाल्ट से 5 तो अमोनिया जुड़े, अमोनिया तो उदासीन लिगेंड है, और अमोनिया अगर उदासीन लिगेंड है तो वो तो केवल और केवल उपसर संयोजक बंध से जुड़ेगी। तो 5 अमोनिया तो
उपसर्ग संयोजक बंध से जुड़ी, 1 2 3 4 और 5। अब हो सकता है जो ब्रोमाइड है वो किससे जुड़ गया, वो जुड़ गया उपसर्ग संयोजक बंध से, और इसने आयनित होकर क्या दे दिया, सल्फेट आयन। एक पॉसिबिलिटी तो यह है, क्योंकि ब्रोमाइड और सल्फेट दोनों नेगेटिव लिगेंड्स हैं। अमोनिया तो केवल और केवल उपसर्ग संयोजक बंध कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ेगी। क्यों, वो तो उदासीन है। अब ब्रोमाइड नेगेटिव लिगेंड है तो हो सकता है वो उपसर्ग संयोजक बंध से भी जुड़े, और हो सकता है ब्रोमाइड आयोनिक बॉन्ड से जुड़ जाए। सल्फेट हो सकता है आयोनिक बॉन्ड से जुड़े, और हो सकता है सल्फेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े। तो इस कंपाउंड में अपन देखें तो ये आयनित होकर क्या दे रहा है, सल्फेट आयन। अब ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है कि अगर मैंने कोबाल्ट अमोनिया सल्फेट और ब्रोमाइड, कोबाल्ट अमोनिया सल्फेट और ब्रोमाइड आपस में मिलाया, तो इस बार क्या हुआ, अमोनिया तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ेगी सही, तो 5 अमोनिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड से तो जुड़ी गई। अब यहां पर क्या हुआ, सल्फेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ गया, और इसने आयोनाइज होकर कौन सा आयन दे दिया, ब्रोमाइड आयन। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचनात्मक सूत्र अलग अलग है। यहां पर आप संरचना में देखोगे तो ब्रोमीन आपको या ब्रोमाइड आपको समन्वय गोलक में नजर आएगा, यहां पर आप देखोगे तो सल्फेट आपको समन्वय गोलक में नजर आएगा। तो दोनों का संरचनात्मक सूत्र बदल गया। ये आयोनाइज होकर क्या दे रहा है, सल्फेट आयन, और ये आयोनाइज होकर क्या दे रहा है, ब्रोमाइड आयन। तो आयनित होने की प्रवृत्ति क्या है, अलग अलग, मतलब डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये तो कर रहा है सल्फेट आयन और ये कर रहा है ब्रोमाइड आयन। तो इस प्रकार की समवायता में क्या होता है, समन्वय गोलक और आयनिक गोलक के मध्य लिगेंडों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान का मतलब सल्फेट तो अंदर चल गया और ब्रोमाइड बाहर आ गया, लेकिन समन्वय संख्या वही रखेगी, 6 की 6, समन्वय संख्या में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस प्रकार की समवायता में समन्वय गोलक तथा आयनिक गोलक, जो बाहर है वो आयनिक गोलक है अपन जानते हैं। इस प्रकार की समवायता में समन्वय गोलक तथा आयनिक गोलक के मध्य लिगेंडों का आदान प्रदान होता है, जिसके कारण अणु सूत्र तो समान रहता है परंतु संरचनात्मक सूत्र बदल जाता है। और इसको अपन आयनन समवायता इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी एक्वस मीडियम में, जलीय माध्यम में डिफरेंट आयन्स प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी होती है। ये सल्फेट आयन प्रोड्यूस कर रहा है, ये ब्रोमाइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर पहले वाले कॉम्प्लेक्स में बेरियम क्लोराइड डाल दूंगा तो जो बेरियम आयन है वो सल्फेट के साथ कंबाइन करके और मुझे बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट दे देंगे। अपन सभी जानते हैं बेरियम सल्फेट का क्या होता है। बेरियम सल्फेट का हमारे पास सफ़ेद अवक्षेप होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। यहाँ पर अगर मैं AgNO3 डालूंगा, सिल्वर नाइट्रेट, तो जो Ag+ आयन है वो ब्रोमाइड के साथ कंबाइन करेंगे और मुझे AgBr का लाइट येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। मुझे AgBr का लाइट येलो, हल्का पीला अवक्षेप, लाइट येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। इसका मतलब ये तो कौन सा आयन दे रहा है, सल्फेट आयन। कैसे पता पड़ा, बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड डालने पर बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट आ गया। और ये क्या दे रहा है, ब्रोमाइड आयन। कैसे पता पड़ा, AgNO3 डालूंगा तो AgBr का क्या आ गया, लाइट येलो प्रेसिपिटेट। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका और इसका, लेकिन ये पानी में कौन सा आयन दे रहा है, सल्फेट आयन, और ये कौन सा आयन दे रहा है, ब्रोमाइड आयन। तो आयनित होने की टेंडेंसी
आयोनाइज होने की टेंडेंसी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु जिनकी एक्वस मीडियम में, जलीय माध्यम में भिन्न भिन्न आयन देने की प्रवृत्ति हो, उनको अपन आयनन समावयी कहते हैं और इस परिघटना को आयनन समावयवता कहते हैं। इस समावयवता में समन्वय गोलक, इस समावयवता में समन्वय गोलक ये तथा आयनिक गोलक, इनमें लिगेंडों का आदान प्रदान होता है। एक बाहर चला गया, एक अंदर आ गया, जिसके कारण अणु सूत्र समान रहता है परंतु संरचनात्मक सूत्र बदल जाता है। इनको अपन आयनन समावयी कहते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, ये दोनों आपस में क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया CO NH3 5 NO3 SO4 तथा CO NH3 5 SO4 NO3। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये आयोनाइज होकर एक्वा सॉल्यूशन में क्या दे रहा है, सल्फेट, और ये क्या दे रहा है, नाइट्रेट। तो नाइट्रेट तो बाहर चल गया, सल्फेट अंदर आ गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, एक कोबाल्ट 5 अमोनिया, एक सल्फेट, यहां पर भी एक सल्फेट, एक नाइट्रेट, यहां पर भी एक नाइट्रेट। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये एक्वस मीडियम में कौन सा आयन प्रोड्यूस कर रहा है, सल्फेट, और ये एक्वस मीडियम में कौन सा आयन प्रोड्यूस कर रहा है, नाइट्रेट। ऐसे ही हमारे पास एक एग्जाम्पल और है आयनन समावयियों का, PT NH3 4 Cl2 Br2 तथा PT प्लेटिनम है NH3 4 Br2 Cl2। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यह एक्वस मीडियम में 2 ब्रोमाइड आयन दे रहा है, यह एक्वस मीडियम में 2 क्लोराइड आयन दे रहा है। तो आयनित होने की प्रवृत्ति क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। लेकिन इसको अपन ऐसा नहीं बना सकते कि एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन को अंदर कर दें और एक क्लोरीन एक ब्रोमीन को बाहर कर दें। मतलब PT NH3 4 ClBr और ClBr, अगर अपन ने ये कर दिया तो फिर ये क्लोराइड आयन भी देगा और ब्रोमाइड आयन भी देगा। तो डेफिनेटली अगर अपन देखें तो अगर अपन एक ब्रोमीन को अंदर लिया है, एक क्लोरीन को बाहर लिया है, तो फिर यहां पर ये जो बनेगा ये तो आयनित होकर क्लोराइड आयन भी देगा और ब्रोमाइड आयन भी देगा। तो इसको अपन नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो सेम टाइप ऑफ आयन देंगे, ये तो क्लोराइड भी देगा और ब्रोमाइड भी देगा। तो यहां पर ये क्या देगा, 2 ब्रोमाइड, और ये क्या देगा, 2 क्लोराइड। अगर अपन ने एक इंटरचेंज किया तो वो तो क्लोराइड आयन भी देगा एक्वस मीडियम में और ब्रोमाइड आयन भी देगा। तो फिर आयोनाइज होकर डिफरेंट आयन कहां दे रहा? तो इसका मतलब अपन PT NH3 4 Cl2 Br2 और PT NH3 4 Br2 और बाहर Cl2, ये 2 क्लोराइड आयन दे रहा है, ये 2 ब्रोमाइड आयन दे रहा है। तो ये डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन वो एक्वस मीडियम में डिफरेंट आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये ब्रोमाइड कर रहा है 2 और ये 2 क्लोराइड कर रहा है। अगर अपन ने एक करा तो ऐसा फॉर्मूला आ गया, तो फिर इसको अपन आयोनाइजेशन आइसोमेर नहीं बोलेंगे, क्योंकि तो ये तो फिर क्लोराइड आयन भी दे रहा है और ये ब्रोमाइड आयन भी दे रहा है। तो डेफिनेटली फिर अपन कहाँ बात करेंगे, समझ में आ गया आपको? अब अपन B बात करते हैं बंधन समावयवता की। स्टूडेंट्स, अब अपन पढ़ते हैं बंधन समावयवता, लिंकेज आइसोमेरिज्म।
पॉइंट नंबर बी, बंधन समावयवता। या इंग्लिश में लिंकेज आइसोमेरिज्म। जैसा कि नाम ही बता रहा है, बंधन मतलब केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न हो जाएगी। कौन शो करेगा ऐसे? जितने भी उभय दंतुक लिगेंड है। जब भी उभय दंतुक लिगेंड आ जाए, जब भी उभय दंतुक लिगेंड आ जाए, समझ जाओ कौन सी समावयवता शो करेगा वो, बंधन समावयवता। जैसे मेरे पास है CO NH3 5 NO2 Cl2 तथा CO NH3 5 ONO Cl2। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? हाँ जनाब, दोनों का अणु सूत्र समान है। एक कोबाल्ट, 5 अमोनिया, 5 अमोनिया, एक NO2, मैं NO2 का ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, बात एक ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणु सूत्र वही रहेगा, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। अब कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण संख्या देखोगे तो अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, इसमें भी +3 है, इसमें भी +3 है। तो अगर कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण संख्या +3 है तो उसकी समन्वय संख्या 6, और अगर समन्वय संख्या 6 तो वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ेगा। 5 कोनों पर 5 अमोनिया, 1 2 3 4 5, 5 अमोनिया। अब हो सकता है NO2 में नाइट्रोजन, हो सकता है NO2 में कोबाल्ट से नाइट्रोजन से की तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। तो जब नाइट्रोजन की तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, बाहर से कोई लेना देना नहीं है, इस पे चार्ज +2, ये आयोनाइज होकर क्लोराइड आयन दे रहा है। अब यहां पर अगर आप देखो तो बंधन लिंकेज किसके माध्यम से हो रहा है? नाइट्रोजन की तरफ से। जबकि यहां पर इसमें अगर अपन देखेंगे तो इसमें कोबाल्ट से 5 कोनों पर 5 अमोनिया, एक अमोनिया, दूसरी अमोनिया, तीसरी अमोनिया, चौथी अमोनिया और ये 5वीं अमोनिया। लेकिन यहां पर दाता परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसकी तरफ से बन रहा है? ऑक्सीजन की तरफ से। तो देखो आप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचनात्मक सूत्र बदल गया। यहां पर संरचना में बंधन या लिंकेज किसके माध्यम से हो रहा है? नाइट्रोजन, क्योंकि डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। और यहां पर दाता परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। तो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने की प्रवृत्ति, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़ने की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होने के कारण अणु सूत्र तो समान रहता है परंतु संरचनात्मक सूत्र बदल जाता है। इस प्रकार की समावयवता को उभय दंतुक लिगेंड दर्शाते हैं, क्योंकि उनमें एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं। इसका IUPAC नेम क्या है? पेंटामीन नाइट्रिटो एन, पेंटामीन नाइट्रिटो एन, दाता परमाणु नाइट्रोजन, पेंटामीन नाइट्रिटो एन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। इसका IUPAC नेम क्या है? पेंटामीन नाइट्रिटो ओ, नाइट्रिटो ओ,
क्योंकि डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। सॉरी, डोनर एटम कौन है इसमें? ऑक्सीजन। तो इसका क्या हो गया? नाइट्रिटो O। और इसमें अपन क्या लिखेंगे? नाइट्रिटो N। दाता परमाणु नाइट्रोजन है, तो इसका आईयूपीएसी नेम पेंटामीन नाइट्रिटो N कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसका आईयूपीएसी नेम पेंटामीन नाइट्रिटो O कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो जुड़ने की प्रवृत्ति, वे ऑफ अटैचमेंट टू मेटल एटम इज डिफरेंट। केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होने के कारण अणु सूत्र तो समान रहता है, परंतु संरचनात्मक सूत्र क्या होगा? बदल जाएगा। तो जब भी उभयतंतुक लिगेंड आपको दिख जाए तो भिड़ते ही अपन कौन सी समवायता शो कर देंगे? अपन शो करेंगे कौन सी? अपन शो करेंगे लिंकेज या बंधन समवायता। क्लियर है आपको? उसके बाद एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मेरे पास है CO NH3 यहां पर है HCN Cl2 और मेरे पास दूसरा जो कंपाउंड है उसमें कोबाल्ट 5 अमोनिया NCS और Cl2। दोनों का अणु सूत्र सेम है, लेकिन यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बना रहा है? सल्फर। और यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बना रहा है? नाइट्रोजन। HCN क्या है? उभयतंतुक लिगेंड है। इसका आईयूपीएसी नेम पेंटामीन थायोसाइनेटो S कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसका आईयूपीएसी नेम पेंटामीन थायोसाइनेटो N दाता परमाणु नाइट्रोजन, या पेंटामीन आइसोथायोसाइनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो यहां पर जब मैं स्ट्रक्चर देखूंगा तो कोबाल्ट से 5 कोनों पर तो 5 अमोनिया जुड़ी हुई नजर आएगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के माध्यम से। एक अमोनिया, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। और एक कोने पर अगर मैं देखूंगा तो मुझे डोनर एटम के रूप में सल्फर नजर आएगा HCN। इससे कोई मतलब नहीं है, तो आयोनित होकर 2 क्लोराइड आयन दे देगा। तो यहां पर अगर अपन देखेंगे तो डोनर एटम कौन है? सल्फर। तो जो मेटल एटम से कोऑर्डिनेशन हो रहा है या उपसर्ग संयोजन हो रहा है वो सल्फर के माध्यम से हो रहा है। लेकिन जब इसका स्ट्रक्चर देखूंगा तो कोबाल्ट से 5 कोनों पर तो 5 अमोनिया मेरे को जुड़ी हुई नजर आ रही है। 1, 2, 3, 4 और 5 तो अमोनिया। लेकिन एक तरफ देखूंगा तो मुझे डोनर एटम के रूप में कौन नजर आएगा? नाइट्रोजन। आयनित होकर ये भी 2 क्लोराइड आयन देगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर लिंकेज किसके माध्यम से हो रहा है? नाइट्रोजन के माध्यम से। लिंकेज मतलब उपसर्ग संयोजन। और यहां पर किसके माध्यम से हो रहा है? सल्फर। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन वे ऑफ अटैचमेंट हिंदी में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़ने की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होने के कारण जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, संरचनात्मक सूत्र, वो बदल गया। तो इस प्रकार की समवायता को कौन शो करेंगे? उभयतंतुक लिगेंड, क्योंकि उनमें एक से ज़्यादा दाता परमाणु होते हैं। तो एक से ज़्यादा होंगे तो मेटल एटम से अटैच होने की या धातु आयन से अटैच होने की, जुड़ने की प्रवृत्ति अलग अलग हो जाएगी। तो अणु सूत्र तो समान रहेगा, लेकिन संरचनात्मक सूत्र बदल जाएगा। इनको अपन बंधन समवायी कहते हैं। यहाँ से अपन स्टूडेंट्स अब बाकी का जो पार्ट है वो अगले लेक्चर पे अपन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग माई दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। थैंक यू।